Are you able to see my screen? स्क्रीन दिख Yes, रही? sir. ओके ओके, थैंक यू। डोमेन आता है किसमें टर्म, तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ डोमेन? डोमेन इज स्पेसिफिक रिसोर्सेज, specific resources, specific resources that a process may access। कुछ सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं जो जिसको आपका प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। तो डोमेन, हम कहते हैं ना कि ये हमारे डोमेन का नहीं है, कि ये हमारे हमारे एरिया का नहीं है। तो डोमेन इज ऑल्सो नोन एज एरिया। तो डोमेन को आपने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, तीन कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की जा सकती है। यूजर, प्रोसेस एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब वो सब रूटीन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन है बेसिकली दैट अ प्रोसेस कैन एक्सेस। तो रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन दैट अ प्रोसेस कैन एक्सेस, और दैट अ यूजर कैन एक्सेस, और दैट अ प्रोसीजर कैन एक्सेस। तो रिसोर्सेज that a user can access, that a process can access, और that a procedure can access। कुछ भी आप बोल सकते हो इसमें। तो इसको शोकेस कैसे करते हैं? शोकेस कैसे ऐसे करते हैं कि डोमेन इज अ सेट, किस चीज का सेट? ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेस राइट्स। एक्सेस राइट्स इसका एक सेट है, उसको हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन बोला हमने कि यूजर, यूजर जिन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, प्रोसेस जिन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, और प्रोसीजर जिन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, फॉलोइंग दीज एक्सेस राइट्स जो आप यहां मेंशन करोगे। किसको एक्सेस कर सकता है? इस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट दो टाइप के हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑब्जेक्ट्स हैं, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एक्सेस राइट्स हैं कि अगर विनय एक यूजर है, लेट से विनय एक यूजर है, यहाँ पे ये यूजर लिया हुआ है तो मैं विनय ले लेता हूँ। यहाँ पे प्रोसेस लिया हुआ है तो मैं क्या देता हूँ? MS वर्ड। विनय ने ओपन किया हुआ है। MS वर्ड में लेट से मैं इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ, आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैंने ये तीन एग्जांपल ले लिए। तो यूजर, प्रोसेस एंड प्रोसीजर। विनय, विनय ने ओपन किया हुआ है MS वर्ड। MS वर्ड में वो इमेज इंसर्ट कर रहा हूं तो इमेज इंसर्ट का एक फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पे ये बताना है कि ये जो तीन चीजें हैं, ये जो तीन आपके पास आपने पर डोमेन एक एक एग्जांपल आपने लिया है। दीज दीज एंटिटीज एक्सेस में एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या हो सकता है? रैम। तो क्या बनेगा कि विनय जो है वो रैम को एक्सेस कर सकता है। विनय जो है वो रैम को एक्सेस कर सकता है और उसके ये राइट्स हैं। ठीक है, क्या राइट्स हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, रीड राइट। विनय जो है वो रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकता है। वे रजिस्टर्स आर अगेन हार्डवेयर यूनिट। सिर्फ रीड कर सकता है लेट से, ठीक है, उसकी वैल्यू को सिर्फ रीड कर सकता है। विनय जो है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रीड भी कर सकता है, उसमें राइट भी कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है।
तो डोमेन ने क्या स्पेसिफाई किया, दिस इज स्पेसिफाइंग सम ऑब्जेक्ट वेयर ऑब्जेक्ट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है, एंड द एक्सेस राइट्स कि उस पे क्या एक्सेस रहेगा, किसका, विनय का। विनय क्या है जी, यूजर। तो आप कह सकते हो कि एक एक रूल स्पेसिफाई किया, सेट ऑफ रूल्स ही है ये, एक रूल स्पेसिफाई किया जिसमें we explicitly defined the access rights on a particular object for Vinay. ऐसे ही we can decide the access rights for some say operation like inserting the image. access rights आप specify कर सकते हैं किसके, ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, आपके पास एक मॉड्यूल हो गया इमेज इंसर्ट, तो एक्सेस राइट किस पे, किसके लिए, इमेज इंसर्ट मॉड्यूल के लिए, और उसको वो क्या होगा, वो एक प्रोसीजर होगा। अनडाउटेडली उस प्रोसीजर को कोई ना कोई एग्जीक्यूट कर रहा होगा, मे बी सिस्टम खुद एग्जीक्यूट कर रहा हो या फिर यूजर उसको एग्जीक्यूट कर रहा हो, क्योंकि कमांड तो यूजर नहीं देनी है और वो किसी प्रोसेस का पार्ट होना है। प्रोसेस मतलब जॉब, जॉब मतलब आपके पास एप्लीकेशन। तो आपके पास स्पेसिफाई करते हैं हम इसमें कि एक एक प्रोसीजर, एक सब रूटीन जो है वो मेरे किस पर्टिकुलर फाइल को, किस पर्टिकुलर हार्डवेयर को कैसे एक्सेस कर लेगा, किस वे में एक्सेस करेगा, तो वो प्रोटोकॉल बताते हो आप। और यू में से पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब रूल, आप रूल स्पेसिफाई करते हैं। तो इसको जो नोटेशन हम यूज करते हैं इसके लिए, ऐसे करते हैं कि लाइक डोमेन 1 एक डोमेन है और उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से हमारे पास 3, तो O1 पहला ऑब्जेक्ट है, उसको आप रीड और राइट के आपके पास एक्सेस राइट्स हैं, ठीक है। फिर है आपके पास O2, O2 के लिए आपके पास एग्जीक्यूट के आपके पास सिर्फ राइट्स हैं। फिर O3 है, लेट्स से सिर्फ रीड के राइट्स हैं, ठीक है। तो आप ये स्पेसिफाई करते हैं कि किस डोमेन में आपके पास, किस ऑब्जेक्ट के पास क्या राइट्स हैं कि वो क्या कर पाए। अब अगर मैं कहता हूं कि डोमेन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक डोमेन D1 है एंड अनदर डोमेन इज D2 एंड इट इज इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आप कुछ ऐसा रूल स्पेसिफाई कर सकते हैं जो 1 में भी हो 2 में भी हो। इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स से ये विनय यूजर है और ये ध्रुव है, ये दो यूजर हैं आपके पास। तो क्योंकि आपके पास डोमेन तो यूजर भी हो सकता है ना, यहाँ पे आपने हमने लिखा है इधर की डोमेन, तो यहाँ यूजर भी हो सकता है, प्रोसीजर भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है। तो इस केस में ये दो यूजर हैं, एक विनय और एक ध्रुव। तो हम विनय और ध्रुव के लिए कुछ कुछ रूल स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जो रूल्स दोनों के लिए कॉमन एप्लीकेबल होंगे वो आप यहाँ पे इंटरसेक्शन सेट में डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि लेट से विनय MS वर्ड ओपन कर रहा है या ध्रुव MS वर्ड ओपन करना चाह रहा है, और यहाँ पे हमने एक और एप्लीकेशन ले ली, लेट से नोटपैड, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशंस, ये दोनों आपके पास प्रोसेसेस हो गए, प्रोसेस, ये दोनों एप्लीकेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं, और ये दोनों प्रोसेस आपके पास एक पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, कुछ इनिशियलाइजेशन फाइल्स हो सकती हैं जो कि आप इंटरसेक्शन सेट में डाल सकते हो। अगर ये दोनों कुछ ऐसी फाइल्स को शेयर करते हैं तो ये उस फाइल के लिए, इनिशियलाइजेशन फाइल के लिए अगर आप कुछ रूल्स स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास है कि इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, इसको डिप्लॉय कैसे करना है। तो एक बहुत ही
सिंपल एक वे आउट है, इट्स अ 2D एरे, इसको आप बोलते हो एक्सेस मैट्रिक्स, एक्सेस मैट्रिक्स। एक्सेस मैट्रिक्स है ये। एक्सेस मैट्रिक्स बताता है कि हाउ वन कैन एक्सेस द रिसोर्सेज। अब यहाँ पे वन कौन है? वन आपके पास यूजर हो सकता है, आपके पास प्रोसेस हो सकता है, और आपके पास एक मॉड्यूल भी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। कि कैसे कोई फंक्शन, कैसे कोई मॉड्यूल, कैसे कोई यूजर विल बी गोइंग टू एक्सेस द डेटा और एक्सेस द रिसोर्सेज। ठीक है, स्पेसिफाई कैसे करते हैं इसको? ऐसे स्पेसिफाई कर देते हैं हम 1 2 3 एंड लेट्स से मैं ये 4 ले लेता हूं यहाँ पे। ये हमने इसको सेगमेंट कर दिया, यहाँ हमने ले लिए ऑब्जेक्ट्स, ये ले लिया डोमेन, ये हो गया F1। F1 मेरे पास कोई फाइल हो सकती है, F2 F3 ये कोई भी फाइल्स हो सकती हैं। प्रिंटर, ये हार्डवेयर है मेरे पास, प्रिंटर इज माय हार्डवेयर। आप रैम लिख सकते हो यहाँ पे, नॉट एन इशू। 1 2 3 एंड 4, D1 D2 D3 एंड D4। यहाँ पे आपने डोमेन लिखना है कि कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं। ये हैं ऑब्जेक्ट्स की, किस पे वो सेट ऑफ रूल्स आपने लगाने हैं। ये आपके पास सॉफ्टवेयर हो सकता है, यानी कि आपने फाइल ले लिया तो फाइल ले लिया तो वो, क्योंकि आपके पास ये सॉफ्टवेयर मॉड्यूल और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, तो आप इसको सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डाल सकते हो। यहाँ पे सॉफ्टवेयर, प्रिंटर क्योंकि हार्डवेयर की कैटेगरी में है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हार्डवेयर। एंड यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे इसके इसके इस सेल में स्पेसिफाई करेंगे कि ये रीड हो सकता है, राइट हो सकता है, या एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो लिखा है रीड, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे लेट्स से फॉर एग्जांपल रीड एंड राइट। आप रीड राइट एग्जीक्यूट भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्जांपल है, यहाँ पे हम कुछ भी कंसीडर कर रहे हैं। तो पर जो यहाँ पे आपने लिख दिया, मतलब सिस्टम ने जो इस एक्सेस मैट्रिक्स में स्पेसिफाई कर दिया, देन वन कैन एक्सेस ओनली दैट रिसोर्स। वो फिर आपके पास रिसोर्स के एक्सेस में डेविएशन नहीं होगा। अगर आपने यहाँ लिखा है कि D4 और F3 में यहाँ लिखा रीड एंड राइट, तो डोमेन 4 के लिए ये रूल हो गया, मतलब जो भी प्रोसेस या जो भी यूजर या जो भी सब मॉड्यूल इसको फॉलो कर रहा होगा, जिस पे भी D4 अप्लाई आप करोगे या सिस्टम करेगा, वो F3 पे रीड और राइट कर सकेगा, बस एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा उसको। अब यहाँ पे सिर्फ D2 जो है वो प्रिंट कर सकता है, यानी कि प्रिंटर को यूज कर सकता है, बाकी कोई नहीं यूज कर सकता। तो D2 क्या है आपके पास? इट्स अ डोमेन। डोमेन क्या है आपके पास? एक सेट ऑफ रूल्स है। डोमेन, ये रहा डोमेन, ये सेट ऑफ रूल्स हैं और ऑब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक सेट है। तो अगर ये MS वर्ड है तो मैं इसको कहूंगा ये एक प्रोसेस है। और अगर ये इमेज इंसर्ट नाम से अगर कोई एक फंक्शन है, इमेज इंसर्ट, और लेट्स से टेबल इंसर्ट, दो फंक्शन हो सकते हैं बिल्कुल। वैसे बुक में ये डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं किया गया, पर इसको आप थ्रेड बोल सकते हो। फिर अगर एक प्रोसेस के ही सब मॉड्यूल ले रहा हूं, तो फिर एक तरह से ये थ्रेड हो गया। ये अलग अलग प्रोसेसेस हो गए, ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ये अलग अलग यूजर्स हैं, ये अलग अलग यूजर्स हैं। अगर ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, फंक्शंस हैं एक प्रोसेस के, थ्रेड्स ऑफ अ प्रोसेस, अगर मॉड्यूल्स हैं एक प्रोसेस के, तो फिर आप इसको थ्रेड बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर एक्सेस मैट्रिक्स मेरे पास है, देन आई कैन इजीली से मेक एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज।
नाम से ही स्पेसिफाई है। एक्सेस मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जो मुझे एक्सेस के बारे में बताए। किसका एक्सेस? रिसोर्सेज का एक्सेस। कौन कर सकता है? यूजर कर सकता है। इसको सिर्फ ध्यान रखना है आपने कि डोमेन क्या है, और इसको मैं फंक्शन लिख देता हूं यहाँ पे कि डोमेन क्या है। यूजर हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, और ऑब्जेक्ट्स क्या है आपके पास? ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या क्या है? फाइल हो सकती है, कोई मेथड, कोई आपके पास एपीआईज हो सकती हैं, कोई डीएलएल हो सकता है। ये दीज ऑल आर द रिसोर्सेस। ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड आप कर सकते हो, इसी मैट्रिक्स को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन दिया हुआ है। मैं इसको हल्का सा रब कर रहा हूँ इधर। ये ऑब्जेक्ट्स हटा देता हूँ मैं यहाँ से, एक थोड़ा सा ये हटा देता हूँ क्लैरिटी के लिए। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। कैसे? जितने डोमेन आपने लिए उतने ही अब मैं यहाँ पे जो डोमेन यहाँ स्पेसिफाई किए वही मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ। 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 स्पेसिफाई कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। D1। हाँ जी। सर आपने कहा था डोमेन रिसोर्सेज का सेट होता है, मतलब सारी रिसोर्सेज होती हैं उसमें। तो डोमेन आपने दोस्त रिसोर्सेज का सेट नहीं बोला मैंने। मैंने आपको ये बोल रहा हूँ कि डोमेन जो है एक सेट है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स लिखते हो और उसके ऊपर एक्सेस राइट्स को स्पेसिफाई करते हो। ये ऑब्जेक्ट आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये रहा डोमेन जो है, इसका सेट है ऑब्जेक्ट का और एक्सेस राइट्स का, कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा एक्सेस राइट लगेगा, उसके राइट्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और जो डोमेन है वो होगा आपके पास, ये तीन तरह का डोमेन हो सकता है। यूजर हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है। हाँ जी, बताएं। और ये सर समझ आ गया सर, आपने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा कहा था ना, तभी कंफ्यूजन आ गई थी। अभी ठीक है सर। ओके, यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया हुआ है, देखो। ये सर ठीक है। ठीक है। तो जो डोमेन आपके पास है वो मैंने यहाँ रिपीट कर दिए। रिपीट क्यों कर दिए? बिकॉज आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई हेयर कि डोमेन में स्विचिंग हो सकती है। डोमेन में स्विचिंग मतलब जो रूल्स आप स्पेसिफाई कर रहे हो, क्या वो चेंज हो सकते हैं कभी किसी टाइम पे? तो यस, उसके लिए आप लिख सकते हो कि डोमेन D1 में अगर कुछ ऑपरेट हो रहा है तो वो D2 में स्विच हो सकता है। यहाँ स्विच अगर जहां जहां भी मैं स्विच लिख दूंगा तो मतलब उसकी वन वे स्विचिंग हो सकती है। D1 में गेट स्विच टू D2 इसके हिसाब से। यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। D1 में गेट स्विच टू D2। ठीक है। स्विच हो जाने का मतलब कि अभी एक किसी टाइम इंस्टांस पे, लेट्स से टाइम इज 1:05 और उस पे D1 के रूल एप्लीकेबल थे। और क्या 1:20 पे अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन हम स्पेसिफाई कर दें कि वो डोमेन D2 में स्विच होने के लिए कुछ कंडीशन है, तो क्या D2 वाले रूल उस पे अप्लाई किए जा सकेंगे? अगर एक्सेस मैट्रिक्स में ऐसा लिखा है कि एक पर्टिकुलर ट्रिगर पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको स्विच कर सकते हो, तो फिर आपको D2 के डोमेन में आप एंटर कर सकते हैं। यानी कि D2 वाले रूल। D2 वाले रूल कौन से? जो स्पेसिफाई किए होंगे यहाँ पे। जो ये आप बोल रहे हो डोमेन, तो पहले ये D1 था, फिर ये D2 हो गया। तो D2 के जो एक्सेस राइट्स आपने स्पेसिफाई किए होंगे एक ऑब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट पे लेट्स से किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो लग सकते हैं। लेट्स से D1 डोमेन में ये था और D2 डोमेन में आपके पास ऑब्जेक्ट 1 इसको रीड नहीं कर सकता, सिर्फ राइट कर सकता है। तो देखो ये एक्सेस चेंज हो जाएगा फिर O2।
अब एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, रीड और राइट कर सकता है लेट से। तो ये चेंज हो जाएगा कि 1:20 पे अब आपके पास ये नई प्रिविलेजेस के साथ, नए राइट्स के साथ, लेट्स से विनय और एमएस वर्ड और इमेज इंसर्ट कुछ भी, या ध्रुव नोटपैड या टेबल इंसर्ट कुछ भी, यहाँ पे आप इसको ले लो। अगर ध्रुव पे अप्लाई करेंगे तो 1:05 पे ध्रुव ये के पास ये एक्सेस राइट्स थे, 1:20 पे ध्रुव के पास ये एक्सेस राइट्स। किसके लिए वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, किसके लिए बोला जा रहा है, किसके लिए मतलब कि आप कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो यहाँ पे, F1 F2 F3 प्रिंटर क्या, कि भाई ध्रुव 1:05 पे प्रिंटर यूज कर सकता था, 1:20 पे नहीं कर सकता, या वाइस वर्सा, या उल्टा लगा लो आप। ठीक है, तो अब ये स्पेसिफाई करना होगा हमें स्विच का यहाँ पे यूज करके कि वो स्विच कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक कंस्ट्रक्ट आता है जिसमें वी स्पेसिफाई एस्टेरिस्क साइन हियर, स्टार, स्टार स्पेसिफाई करते हो आप। स्टार का जहां भी स्टार लग गया उसका मतलब होता है कॉपी, कॉपी। अब कॉपी दो टाइप का होता है, कॉपी दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है लिमिटेड, लिमिट, लिमिटेड। ठीक है, कॉपी मतलब कि अगर ये मैंने यहां स्टार लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे कॉलम में, कौन सा कॉलम, ये जो पूरा कॉलम आपके पास दिख रहा है, इस पूरे कॉलम में डोमेन D3 अगर F2 के लिए यहाँ पे रीड स्टार है, तो यानी कि ये रीड वाला जो रूल है ये कॉपी किया जा सकता है किसी भी और कॉलम में, सॉरी किसी भी और सेल में इस कॉलम के। ठीक है, रीड स्टार मतलब ये किसी भी और सेल में, सेम कॉलम के सेल में इस रूल को रिपीट किया जा सकता है या इस रूल को कॉपी किया जा सकता है। अगर स्टार है तो वो कॉपी हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट पे भी हो सकता है, प्रिंट पे भी हो सकता है, ये आपके पास रीड पे भी हो सकता है, ये राइट पे भी हो सकता है। एंड अगर मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूट पे यहाँ स्टार है, तो यहाँ एग्जीक्यूट भी आ सकता है, इधर इधर आ सकता है, फिर इधर आ सकता है। ये दो टाइप की कॉपी हो रही है, यानी आप देखिए ये रीड जो है इसने अपने आप को कॉपी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब ये दो टाइप का है, एक है ट्रांसफर और एक है लिमिटेड। ट्रांसफर कहता है कि आप कॉपी कर दो एक्सेस राइट्स को, कौन से एक्सेस राइट्स को, जो एक्सेस आई जे आप कह रहे हो, मतलब मैं D3 F2 की बात करूं, अगर इसकी बात करूं, तो अगर मैं इसको आई जे कह रहा हूं तो आप इसको कॉपी कर रहे हो, आप इसको एक्सेस के जे, जे रिमेन सेम, यानी कि कॉलम रिमेन सेम, रो आपने चेंज कर दी, तो यही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि विद इन अ सेम कॉलम वी आर रिपीटिंग दैट, वी आर कॉपिंग अवर राइट। और इसको अगर मैं रिमूव कर लेता हूं अपने बेस से, यानी कि इसको अगर मैं यहां से हटा देता हूं, इनिशियली आर स्टार था यहाँ पे, आर स्टार होने की वजह से आई कॉपीड दैट रीड राइट्स परमिशन टू D2 एंड D4 इन द सेम कॉलम, बट अब मैंने यहां से इसको हटा लिया। अगर अब आप इसको यहां से हटा लेते हैं तो आपके पास इसको बोलेंगे हम कि आपने इसको ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर किया है राइट्स को, ये रहा, ट्रांसफर किया है। ठीक है, और लिमिटेड क्या है, लिमिटेड है कि आपके पास यहाँ पे रीड स्टार का था, इधर इधर मैं रीड स्टार दोबारा लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट विद ब्लैक। रीड स्टार मेरे पास था, यानी आर स्टार कर देता हूँ इसको मैं, आर स्टार था मेरे पास, इसको आपने कॉपी किया, कॉपी किया तो आर कर दिया,
ये आर कर दिया आपने, रीड कर दिया आपने। आपके पास आर स्टार ये बोलता था कि आप इसी राइट को, एक्सेस राइट को कहीं भी कॉपी कर सकते हैं, बट इस प्रिविलेज के साथ, इस प्रिविलेज के साथ कि जो यहाँ पे पूरा आपके पास एक प्रिविलेज है उसमें से पार्शियल पार्शियल क्या बोलेंगे, पार्शियल एक्सेस राइट्स ही जाएंगे। पार्शियल मींस कि स्टार प्रोपेगेट नहीं होगा, स्टार प्रोपेगेट नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि ये रीड स्टार नहीं होगा यहाँ, ये रीड स्टार नहीं होगा इधर, ये आर ही होगा, रीड ही होगा, सिर्फ ये नहीं लेंगे यहाँ पे। कि इसके पास ये राइट्स नहीं है कि ये फर्दर ये खुद डिलीट हो जाए और ये आगे किसी को राइट्स दे दे, ऐसा इसके पास प्रिविलेज नहीं होगी। ठीक है, वो सिर्फ यहाँ एक के पास ही आपने दी है, एक के पास ही रहेगी। तो ट्रांसफर में आपने क्या किया, हो तो कॉपी रहा है, ट्रांसफर में आपने क्या किया, आपने आपने आर स्टार आपके पास था, आपने राइट्स को कॉपी किया एक सेल से दूसरे सेल में, और आपने बेस को रिमूव कर दिया, बेस को रिमूव कर दिया, और लिमिटेड में आपने राइट्स को ट्रांसफर किया और पार्शियल उसको एक एक राइट्स दिए, स्टार का राइट्स आपने, स्टार होने का राइट उसको नहीं दिया। ठीक है, तो ये आप एक्सेस कर, आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी राइट के लिए। एक आपके पास होता है ऑनर, ऑनर। ठीक है, ऑनर क्या कहता है, ऑनर कहता है कि जहां भी आपने इसको यूज कर दिया, लेट से ये डोमेन D1 D2 D3 एंड D4 था ना, ये F1 F2 F3 एंड प्रिंटर था। अगर यहाँ पे आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया ऑनर, ठीक है, ऑनर, ऑनर के साथ ये आएगा कि रीड राइट या एग्जीक्यूट, मैंने कहा रीड, तो फिर ये कहीं भी आप इस ये अगर ये ऑनर है तो ये कहीं ऑनर रीड के रिस्पेक्ट में, तो ये इधर कहीं भी रीड के राइट रिवॉक कर लेगा या रीड के राइट दे देगा, रीड 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 कहीं भी दे देगा और कहीं से भी हटा लेगा, ये ऑनर हो गया। सेम विद राइट एंड सेम विद एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये सेम होगा यहाँ पे। इसके बाद आपके पास एक टर्म आती है कि इसको आप अप्लाई डिप्लॉय कैसे करोगे, ये जो आपने मैट्रिक्स की बात कर दी, इसको डिप्लॉय कैसे करोगे। सर देखा जाए तो इट्स अ स्पार्स मैट्रिक्स, जो डेटा स्ट्रक्चर में आप करते हो ना स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें काफी सारे ब्लैंक स्पेसेस होंगे और कहीं कहीं कुछ डेटा होगा। वैसे हम इसको एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स जहाँ पे हम करते हैं ना, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर में आई एम श्योर ये टर्म्स पढ़ी होंगी, एडजेसेंसी लिस्ट एंड मैट्रिक्स, तो हम कहीं 0 0 0 0 या ब्लैंक कुछ भी आप बोल दो, और कहीं ये 1 है, लेट से कहीं कहीं पे ये 1 है। ठीक है, मैं तो रैंडम यहाँ पे रैंडम पुट कर रहा हूँ, तो अनडाउटेडली ये कुछ ना कुछ लॉजिक फॉलो करते हुए होगा जब रियलिस्टिक सिनेरियो में होगा। तो मैं यहाँ पे ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स एक बना दी। मैट्रिक्स इज अ 2D एरे, 2D एरे। अब इसको आप डिप्लॉय कैसे करना है, एक कहता है इसको ग्लोबल टेबल रख लो। वैसे देखा जाए तो दो ही वेज हैं, चाहे टेबल से करो चाहे इसको आप यहाँ पे कुछ वेज दिए हुए हैं, ग्लोबल टेबल, एक्सेस लिस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स, कैपेबिलिटी लिस्ट फॉर डोमेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी फंडामेंटल हो आपके पास, या तो 2D एरे है या लिंक लिस्ट है, और कोई वे ही नहीं है। ठीक है, या लिस्ट की फॉर्म में इसको सेव कर रखा होगा या एरेज की फॉर्म में सेव कर रखा होगा।
तो ग्लोबल टेबल कहता है कि डोमेन और ऑब्जेक्ट मतलब ये जो फाइल्स ले रखी हैं, और एक्सेस राइट्स जो आपके पास ये स्पेसिफाई आपने किए हैं एक्सेस राइट्स। इसका एक ट्रिपलेट ले लिया एक्सेस राइट्स, इसका एक सेट ले लिया, ठीक है, इसका सेट ले लिया और वो आपने सेव कर दिया। फिर कहता है एक्सेस लिस्ट ले ली, लिस्ट में आपके पास वो नोड ही तो आप सेव कर रहे हो, ठीक है। एक इसमें टर्म आती है कैपेबिलिटी लिस्ट, कैपेबिलिटी लिस्ट। कैपेबिलिटी लिस्ट क्या होती है? अभी इसी मैट्रिक्स में, एक्सेस मैट्रिक्स में ही, इफ यू सेव योर रिकॉर्ड लाइक अ रो, यहाँ पे एक रो उठा लिया आपने, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 and 1 is here. Here's my domain D1, sorry, domain D1, D2, D3, D4, D5 ले लिया यहाँ पे मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। F1, F2, F3, F4 प्रिंटर ले लिया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर। यहाँ पे मैंने कहा रीड, यहाँ पे मैंने कहा राइट, यहाँ पे मैंने कहा एग्जीक्यूट। तो what I did, I saved my record as this. ये रोज मैंने आपने सेव कर ली हैं इंस्टेड ऑफ कॉलम, कॉलम सेव किया होता तो मेरे पास होता कि मैं ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मैं ये सेव कर रहा होता कि ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, एक ऑब्जेक्ट अगर F2 है तो उसके लिए डोमेन D2 में रीड का आपके पास एक्सेस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट F2 है और यहाँ पे भी अगर मान लो राइट होता, ऑब्जेक्ट F2 है, डोमेन D5 है और राइट का यहाँ पे प्रिविलेजेस है। ये इंफॉर्मेशन मैं ऑब्जेक्ट्स के कोरस्पॉन्डिंग सेव कर रहा होता। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सेव किया है D1 है और D1 है और ये F4 है और ये रीड है। अब मैंने ऐसे सेव किया है। फिर D2 है लेट्स से, एंड D2 के लिए यहाँ पे F2 है और उसमें भी अगेन बाय चांस हमने यहाँ पे रीड स्पेसिफाई किया। सर तो ये राइट यहाँ पे ये रहा रीड है ना, बहुत अच्छा ऊपर ये F4 का, ओके, यहाँ पे आपके पास राइट स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो आपके पास इसको बोलते हैं कैपेबिलिटी लिस्ट, ठीक है। तो कैपेबिलिटी होता क्या है? कैपेबिलिटी का मतलब जो स्पेसिफाई किया गया है कि वो होता है कि भाई अब कि आपके पास ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा सकता है एक पर्टिकुलर डोमेन में, ठीक है, कि डोमेन की कैपेबिलिटी क्या है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट को किस वे में एक्सेस कर सकता है। तो दिस इज द कैपेबिलिटी। तो ये आपके पास है, राइट्स को आप दे भी सकते हो, राइट्स रिवॉक भी कर सकते हो। आपने लिनक्स में लैब में आपने कमांड पढ़ी है, आप मोड को चेंज करते हो, ch मोड आप यूज कर सकते हो, chmod चेंज मोड आप यूज करते हो। आप हम स्पेसिफाई कर सकते हैं chmod में, चेंज मोड में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि यूजर, ग्रुप एंड अदर्स और A फॉर ऑल, और आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे आप फाइल नेम देते हो। तो आपके पास कुछ ऐसे आ जाता है ये -rwx, rw एंड r। तो इस केस में these three places are for user, these are for group, these rights are for group and these are for others। ध्रुव का ग्रुप नंबर क्या है? COE कौन सा है ध्रुव? 16 सर।
16, तो COE 16 DHRUV, ये यूजर हो गया ध्रुव, ग्रुप हो गया इसका COE 16, और जितने भी बाकी बच गए, लेट्स से विनय है, विनय इज फ्रॉम लेट्स से COE 20 फॉर एग्जांपल, या जो भी COE 1 से लेके 15 तक, और 16 से लेके जो भी आगे बच गए, COE 30 तक है शायद, ठीक है, और जो भी इसके अलावा हो गया वो अदर्स में आ गए। तो आप ऐसे रूल स्पेसिफाई कर सकते हैं फाइल्स के लिए, और डायरेक्टरी होती है तो आप यहाँ पे डी स्पेसिफाई करते हो, इधर डी आ जाता होता। ये ls स्पेस -l से आप इसको फाइंड आउट करते हो कि क्या क्या उसकी प्रिविलेजेस हैं, रूल्स हैं, इससे आप चेंज करते हो। तो ये आपके पास एक फाइल के ऊपर आपने एक्सेस राइट्स को चेंज किया, आपने रिसोर्सेज का बताया, आपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं बेसिकली आपके पास यहाँ रिसोर्सेज हैं। इसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न रहता है कि कोई आउटसाइड अटैक ना हो जाए मेरे पास, कोई इंफॉर्मेशन मेरी स्टील ना हो जाए। तो आपके पास सीन क्या है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, ठीक है, अटैकर बीच में बैठा है आराम से, ठीक है, कई बार ये साइलेंट भी हो सकता है, कई बार ये अग्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है, अटैकर जो है। तो इसमें काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं, काफी सारी वल्नरेबिलिटीज होती हैं जब आप डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे होते हो। तो वो वल्नरेबिलिटीज, वो इश्यूज क्या होते हैं, लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, की कॉन्फिडेंशियलिटी जो आपके पास डेटा की थी वो गई, ब्रीच हो गई। क्यों? क्योंकि आपने जो सेंड किया था, आप ये जो नॉर्मल सेंड कर रहे थे, आराम से डेटा सेंड हो रहा था, वो अभी इस अटैकर के थ्रू जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि ये बात आपकी सुन रहा है, राइट। ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी में होता है कि डेटा, अभी तक तो ये सुन रहा था सिर्फ, अब इसने जो यहाँ पे मैसेज भेजा, अब इसने उसको चेंज भी कर दिया, इसने भेजा 1 2 3, इसने उसको भेज कर दिया 3 2 1 और आगे भेज दिया, और इसको पता नहीं चल रहा, इसको लग रहा है कि यही भेज रहा है, ठीक है। ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी, इसने डेटा को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, इसने 3 पैकेट भेजे थे, इसने आगे 2 ही पैकेट भेजे, अवेलेबिलिटी मतलब तीसरा पैकेट ही ये इसने उड़ा दिया, ठीक है। थेफ्ट ऑफ सर्विस, थेफ्ट ऑफ सर्विस में है कि आपके पास कुछ कुछ कोई ऐसा प्रोग्राम आपकी मशीन में इंस्टॉल कर दिया गया जो कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है, वो उस रिसोर्स के लिए ऑथराइज्ड नहीं है बट उसको यूज कर रहा है। सबसे एक फेमस, सबसे जो आपने इसका एक्सपीरियंस भी किया होगा, डॉज को, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस क्या कहता है कि एक सर्वर है एंड वी आर हैविंग अ क्लाइंट, क्लाइंट सर्वर पे पिंग करे जा रहा है। जब आपका जेई का रिजल्ट आया होगा, या आपने जो भी एग्जाम्स, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसका रिजल्ट आपका आया होगा, या हम लगा लें कि आपके जब हॉस्टल एलोकेट होते हैं और वो कुछ ऑनलाइन सिस्टम का यूज करके अगर आपका हॉस्टल एलोकेट हो रहा है, तो आप देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम क्या, जो पीक आवर्स होते हैं, जो पीक टाइमिंग्स होते हैं, उस पे सर्वर डाउन हो जाता है। वो सर्वर डाउन क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है कि लेट्स से ये 10 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, या 100 या 1000। तो जैसे ही क्लाइंट उस 10, 100 या 1000 से बढ़ जाएंगे, जैसे ही क्लाइंट नंबर 11 आ जाएगा इन दिस केस, 101 आ जाएगा इन दिस केस, और 1001 आ जाएगा इन दिस केस, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। तो अगर मैं ये वर्चुअल रिक्वेस्ट जनरेट कर लूं, बहुत सारी पिंग जनरेट कर लूं किसी सॉफ्टवेयर से, बहुत सारे हिट जनरेट कर दूं मैं इस सर्वर पे, तो सर्वर को क्या लगेगा कि रिक्वेस्ट आर लेजिटिमेट,
कि रिक्वेस्ट नॉर्मल है जैसे उसके पास रूटीन में आती हैं, ठीक है। भले ही वो एक आईपी से आ रहे हो या आप आईपी भी चेंज कर सकते हो, मतलब ये हैकिंग क्रैकिंग टाइप का जो फंडामेंटल्स हो गए, हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट एक बेस लाइन फंडामेंटल है यहाँ पे। अगर इसके पास नंबर ऑफ पिंग्स बढ़ा दिया और ये हैंडल नहीं कर सकता उनको, तो ये इस एक को, इसको और इसको ये कहेगा कि इनको ये सर्व नहीं करेगा, इनको ये सर्व नहीं करेगा। तो अगर ये एक की जगह 100 है, ये 100 है, तो ये इन 100 के 100 यूजर्स को आपके पास जो प्रॉम्प्ट जाएगा वो ये जाएगा नो सर्विस, यानी कि सर्वर हैज डिनाइड टू गिव सर्विस। इनको यही मैसेज जाएगा कि सर्वर ने मना कर दिया, जबकि सर्वर की कैपेसिटी से ही वो आगे चला गया था। तो इसको कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस डॉज अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम सिक्योरिटी को कंटिन्यू करेंगे और वी विल बी डिस्कसिंग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टू, ठीक है। तो कल इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।